नमस्कार। उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी श्रृंखला उच्च शिक्षा परिचय में मैं युक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है फिजिकल एजुकेशन, जिसके लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन के एचओडी डॉक्टर संदीप और डॉक्टर यशराज। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर यशराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। तो आइए जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो डॉक्टर संदीप, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? जरूर। शारीरिक शिक्षा का ही एक हिस्सा है जिसमें एक छात्र छात्राएं शारीरिक क्रियाकलापों मीन्स फिजिकल एक्टिविटी की मदद से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। डॉक्टर राज, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन की आज क्यों आवश्यकता है? देखिए, वर्तमान समय में हम जैसा देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, या हम कह सकते हैं सीधे तौर पे कि जिन कार्यों के लिए हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी किया करते थे, आज वो दिन ब दिन घटती जा रही हैं, जिसके चलते हुए स्टूडेंट लाइफ में छात्र एवं छात्राओं को वो रेगुलर एक्सरसाइज, वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस होती जा रही हैं, जिसके चलते उनकी सेहत, उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, इंडस्ट्रीज़ लेवल पर एक फिज़िकल ऑर्गेनाइज कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, जो हर फील्ड में उनकी सेहत पे या उनके कैरियर प्रोस्पेक्टस में मदद करते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शारीरिक शिक्षा का हर फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो डॉक्टर राज, जैसा कि अभी डॉक्टर संदीप ने बताया कि हम फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज कराते हैं, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन के कोर्स में मतलब इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज और आते हैं? जी, फिजिकल एजुकेशन में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कोर्स 12वीं के बाद शुरू किया जाता है। छात्र ने किसी भी विषय के अंदर 12वीं किया होना चाहिए, और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते और उसके बाद उनकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो अगर अपना कैरियर फिजिकल एजुकेशन में बनाना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम बीपीएड बोलते हैं। उसके बाद पीजी कोर्सेज हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है, और हायर एजुकेशन में रिसर्च कोर्सेज, एमफिल और पीएचडी कोर्स कराए जाते हैं। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मास्टर्स कोर्स होते हैं, तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होती है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मास्टर्स कोर्स के लिए उससे पहले बैचलर्स कोर्स की हम बात करें। बैचलर्स कोर्स के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो 3 साल का कोर्स है, जिस किसी छात्र का स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट में उसके पास 45% अंक होने चाहिए, वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मींस बीपीई में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद 1 साल का बीपीएड है, जैसा मैंने अभी बताया था, जो ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट को फिजिकल एजुकेशन चूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते उनका इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन की तरफ चेंज हो जाता है और वो अपना कैरियर फिजिकल एजुकेशन में ही अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं, तो 1 साल का कोर्स कराया जाता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके लिए छात्र के पास किसी भी विषय से वो ग्रेजुएट हो और कम से कम 45% अंक होने चाहिए। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और इसी के साथ साथ एमफिल और पीएचडी जो कि रिसर्च कोर्सेज हैं, जो हायर एजुकेशन में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एमफिल और पीएचडी करने के लिए कम से कम मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 55% अंकों का होना अनिवार्य है। डॉक्टर राज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि बहुत सारे फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, इन्होंने तो कोई भी ऐसा फिजिकल एजुकेशन का कोर्स नहीं किया, फिर भी आज ये अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि हम उनके कैरियर और बायोडाटा में अगर हम उनको स्टडी करें तो निसंदेह फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेनर्स के थ्रू, काउंसलर के थ्रू, साइकोलॉजिस्ट के थ्रू
हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा का वो हाई लेवल अमाउंट पर वो ट्रेनिंग करते हैं। चूँकि किसी स्कूल्स में उन्होंने डिग्री नहीं की, कोर्स नहीं किया, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, जबकि वो एक प्रभावकारी शिक्षा, एक एक्सपर्ट पैनल के अंडर सुपरविजन में वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुआ करते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जिन्हें सुविधाएं और प्रशिक्षण का काफ़ी अभाव होता है, लेकिन वो अपने कठिन परिश्रम और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से वो उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। जी। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कुछ विशेष खिलाड़ी हैं, उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए, लेकिन जनसंख्या के सभी समूह, ज़्यादातर वर्ग पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। जी। तो डॉक्टर राज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि फ़िज़िकल एजुकेशन कोर्स करने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपना हर फील्ड चुनते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो आप हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के बाद रोज़गार के क्या अवसर आते हैं? रोजगार के अवसर इसमें बहुत सारे हैं, किसी भी एक फील्ड में हम नहीं कह सकते। सबसे पहले जो बच्चा एकेडमिक स्ट्रांग होता है, जिसका रुचि पढ़ने पढ़ाने में होता है, तो उसके लिए सीधा कैरियर प्रोस्पेक्ट खुलता है कि वो एज ए टीचर अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन में कैरियर इस्टेब्लिश कर सकता है। दूसरा क्षेत्र है जो स्टूडेंट खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो इन द फील्ड एज ए इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तीसरा फील्ड निकल के आता है सबसे पर्सनल बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। सपोज दैट किसी को ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो अपना सेल्फ जिम, सेल्फ ट्रेनर क्लब्स वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हर छोटे से डिस्टेंस पर ही कई क्लब्स और फिटनेस ट्रेनर चल रहे हैं, जिनमें काफ़ी लोगों में संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तीसरा एक और सबसे बड़ा है, हम देखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, 10 स्पोर्ट्स, काफ़ी एक ब्रॉडकास्टिंग में स्पोर्ट्स का एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं वहाँ भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कवरेज काफ़ी होता है। तो इस फील्ड में भी बच्चा अगर थोड़ा सा जर्नलिज्म की तरफ इंटरेस्ट कर सकता है, तो इसमें भी बहुत एरियाज़ हैं जिसमें वो अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर सकता है और वो बहुत ही अच्छा रिम्यूनरेशन या अर्न कर सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जी। तो क्या इसके लिए ग्रेजुएशन सफिशिएंट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी इम्पोर्टेंट है? देखिए, हर एकेडमिक कोर्स की बात का हम करें तो वहाँ पर डिग्रियों को वेटेज दिया जाता है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान की पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ को फोकस किया जाता है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, तो डिग्री और प्रोग्राम को ध्यान में न रखते हुए उनको वो चांस दिया जाता है, वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिससे वो अपने कैरियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी। डॉक्टर संदीप, जैसा कि अभी डॉक्टर राज ने बताया कि इसके लिए बहुत सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या इस कोर्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स भी होता है? हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज पहले बहुत ज़्यादा होते थे। अभी वर्तमान समय में डिप्लोमा कोर्सेज बंद कर दिए गए, क्योंकि जब आज़ादी के बाद शारीरिक शिक्षा को हमने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे इसके बारे में, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो हम सर्टिफिकेट कोर्स, CPED, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, DPED, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, सिर्फ यही कराते थे और इन्हीं के थ्रू फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई। लेकिन आज के समय में, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक सेपरेट स्ट्रीम है और ये ग्रेजुएशन से लेके कंप्लीट PhD और DLED तक है, तो अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए और उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil और PhD शुरू कर दिए गए। वर्तमान समय में डिप्लोमा कोर्सेज कोई नहीं कराए जाते। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज स्पोर्ट्स फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मतलब कोर्सेज हैं, जिसकी शुरुआत 1964 में NSNIS इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई भारत खेल मंत्रालय के द्वारा, और इनका फोकस रहता है कि स्पोर्ट्स में शॉर्ट टर्म 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को कराए जाते हैं और वो अपने इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर पाते हैं। डॉक्टर राज, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर 2 कोर्सेज आते हैं, आपने अभी बताया BPE और BPED, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी BPE और BPED के मतलब क्या अंतर है इन दोनों में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका युक्ता। BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, दोनों का एक नाम एक ही है फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो। BPE 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जो
बालक बालिकाएँ 12th के बाद या प्री 12th ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको इंटरेस्ट स्पोर्ट्स फील्ड में है, फिजिकल एजुकेशन में, एक्टिविटीज़ में है, तो वो बीपीई कोर्सेज़ को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे समाज में भ्रांतियां हैं। पुराना कल्चर ऐसा था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये आपने कहावत सुनी ही होगी। तो हम लोगों के पेरेंटल की जो मानसिकता है वो ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा बीकॉम करे, अकाउंटेंट बने, या अच्छा इस्टेब्लिश फील्ड हैं उनमें वो कैरियर अपना बनाए। जबकि बच्चे की रुचि खेलों में है, बच्चे का रुझान आउट द फील्ड एक्टिविटीज़ में है, तो बेमन से वो पढ़ाई करता है। और पेरेंट्स को भी जब ये लगता है कि नहीं उनका डिसीजन गलत है, तो हमारी रिकॉग्निशन जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ये एक ऑप्शन दिया है कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो बच्चे जिनकी हॉबीज़ स्पोर्ट्स हुआ करती थी वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीपीएड कोर्सेज है। जी डॉक्टर राज, आप हमें बताइए, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स की जहां बात की जाए तो बॉयज़ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, तो आप जैसा कि प्रोफेसर हैं तो आपने देखा होगा गर्ल्स भी क्या सिमिलर इंटरेस्ट रखती हैं? होता क्या है कि हमारे घर से, हमारे पेरेंटल जो भी बॉडीज़ हैं उनसे ही ये चीज़ सबसे पहले शुरुआत होती है। पेरेंट्स ही कहते हैं कि गर्ल्स को ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहिए, मगर वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में गर्ल्स भी बराबर स्पोर्ट्स में भाग ले रही हैं और बराबर ही शारीरिक शिक्षा में अपना कोऑपरेशन कर रही हैं। हाल ही में हम देख सकते हैं खेलों के क्षेत्र में साइना नेहवाल ने काफ़ी बैडमिंटन के क्षेत्र में वुमेंस स्पोर्ट्स में इंकरेज किया है। इसके साथ साथ सानिया मिर्जा टेनिस में, बॉक्सिंग में बात करें एमसी मैरी कॉम, ये बहुत ही ब्राइट नेम है जो करंट अभी स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एमसी मैरी कॉम तो वो एक जीता जागता उदाहरण है जो एक ट्विंस पहले कभी स्पोर्ट्स करती थी, मैरिड के बाद उनके ट्विंस बेबी हुए। सभी का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि एक माँ बनने के बाद वो फिजिकल स्पोर्ट्स में अपना स्ट्रेंथ या स्टेमिना मेंटेन नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहीं पे वो बात कहूँगा कि अगर लड़की हो या लड़का हो, अगर किसी के मन में अटूट विश्वास है तो ईश्वर ने सभी को समान क्षमताएं दी हैं। और देख सकते हैं कि उन्होंने 5 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, एमसी मैरी कॉम जो हमारे भारत का रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये शंकाएं कि महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स नहीं है, महिलाएं इसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। अब बात की जाए यहाँ सुभारती यूनिवर्सिटी की, आपके यहाँ पर सुभारती यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे सुभारती विश्वविद्यालय में फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन की ही बात करें तो इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स, कंप्लीट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जो नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड हम रखते हैं। दूसरा, हमारे पास जो टीचर्स हैं वो देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, वहीं पर उनका पूरा समय व्यतीत हुआ है, तो वो डायरेक्टली टीचर्स बच्चों को अपनी एजुकेशन का पार्ट बनाते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास है। छात्र कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, सब जगह जगह फैली हुई है। उसके बाद छात्रावास हैं, गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं। आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर है जिसके अंदर 1100 बेड की सुविधा है। अगर किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो निःशुल्क उसको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उसी के साथ साथ अगर छात्र कुछ अलग क्षेत्र में भी अपने लिए इंटरेस्ट रखता है, जैसे डांस की बात करें, म्यूजिक की बात करें, कल्चरल अलग अलग एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वो सब हमारा सुभारती विश्वविद्यालय उस छात्र को प्रोवाइड कराता है। जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कहीं एक ही विश्वविद्यालय में, एक ही कॉलेज में ये सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हो जाए। एक चीज़ और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि आज के समय में डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं। सबका उद्देश्य थोड़े समय में पैसा कमाना है, लेकिन यहाँ इस विभाग की शुरुआत 2008 में हुई। धीरे धीरे आज वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा में जितने भी कोर्स कराए जाते हैं वो अधिकतर सभी कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। तो छात्र को वो एक फ्रीडम प्लेटफॉर्म मिलता है कि यूजी कोर्स के बाद उसे भटकना नहीं है, उसे कहीं और अप्लाई नहीं करना है। अगर वो यहाँ के कोर्स से सेटिस्फाई है तो कंटिन्यू यहीं का एल्यूमिनी रहकर वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिग्री कंप्लीट करता है। दूसरी बात, लास्ट ईयर से ही हमारी यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की मेंबरशिप मिली है।
खेल के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों में इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर पार्टिसिपेट करना बच्चे के कैरियर के लिए बहुत आवश्यक है, जो पिछले साल से यहाँ से शुरू हो गया है। लास्ट ईयर यहाँ के पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगभग 12 गेमों में पार्टिसिपेट किया था, और ये हम अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हम देखते हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ लाखों की तादाद में खिलाड़ी अध्ययन करते हैं, और उसमें चुनिंदा 20 या 22 लोगों की टीम जाती है, तो वो क्षमताएं होते हुए भी टीम का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अभी सुभारती विश्वविद्यालय में इतना स्ट्रेंथ नहीं है स्पोर्ट्स के लेवल पर। तो हम कह सकते हैं वो छात्र जिन्हें खेल में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर अन्य किसी विश्वविद्यालयों में नहीं मिल पाता, उनकी काबिलियत होने के बावजूद भी, तो वो उनको यहाँ पे आसान अवसर मिल पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि जो बच्चे क्षमता रखते हैं उन्हें प्रतिभा करने का यहाँ से अवसर भी मिलता है। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। जैसा कि अभी आपने बताया स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ फिजिकल एजुकेशन में किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में भी बताया जाता है, और मतलब किन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने को किया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम बेसिक डिग्री के एरियाज़ के अकॉर्डिंग, फाउंडेशन कोर्स से लेकर हम उसके बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फोकस करते हैं। रही बात पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का बताना, ये तो बेसिक पार्ट होता है। हम इंस्पायरेशन के तौर पर बच्चे का जिस गेम में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसी से व्यक्तित्व का अवलोकन उसको कराते हैं, उनका एग्जाम्पल उनको हम देते हैं। रही बात रिसर्च की, तो रिसर्च टोटली डिपेंड करता है बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर। उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है, बायोमैकेनिक्स में है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में है, ये डिपेंड करता है। चूँकि सर ने पहले ही बताया, यहाँ पे 1100 बेड से सुविधा युक्त हॉस्पिटल है। सारी टेक्नोलॉजी लैब जो ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड रखती हैं, बायोमैकेनिक्स साइंस से रिलेटेड रखती हैं, क्योंकि कोई भी एक कॉलेज इतना लार्ज लेवल पर लैब को डेवलप नहीं कर पाता। जहाँ पर हम देखते हैं कि भारत सरकार इतना फंड देती है, चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स अलाइडेड हैं, मेडिकल कॉलेज की लैब हैं, डेंटल कॉलेज है, जो भी अदर सपोर्टेड कॉलेज हैं, तो हम उनसे कोलैबोरेट करके उन लैब्स का बच्चों को इस्तेमाल कराते हैं, और वो बड़ी आसानी से अपनी क्षमता के अनुसार शोध यहाँ पर कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन में मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे को चोट लग जाए, तो आपके यहाँ फर्स्ट एड की या इमरजेंसी सुविधा की आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग, खासकर जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, खेलों में अपने बच्चों को इसीलिए नहीं भेजते हैं कि चोट की चांसेस या संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कितना भी अच्छा ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए, चोट लगने के भी कई सारे कारण हैं। इतना समय नहीं है, इतना विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कैरिकुलम का ये पार्ट ये ज़रूर रहता है कि सामान्यतः फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा, तो एक सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, करेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें जो जनरल कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, जो इन द फील्ड बच्चों को लगती हैं, खेल के दौरान लगती हैं, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन, या क्या सिम्टम्स हैं, क्या इनका बेसिक ट्रीटमेंट है, ये उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल उनको समझाया जाता है। तो बेसिक सी जो फर्स्ट एड है, जो जैसे डिसलोकेशन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, स्प्रेन हुआ है, तो क्या सिम्टम्स होंगे और क्या उनको बेटर फर्स्ट एड देनी है, तो ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, और खिलाड़ी स्वयं अपने अनुभव से अपनी चिकित्सा कर लेते हैं। लेकिन उनको ये भी सलाह दी जाती है चिकित्सक के पास वो कम समय में सीधे से संपर्क करें। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि फर्स्ट एड किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है फिजिकल एजुकेशन टोटली स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। बच्चे को सुबह से हम एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, और हर टाइम इमरजेंसी में मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती। अभी हमारे पास यहाँ फैसिलिटी हो सकती है, बच्चा कहीं बाहर जाकर खेल रहा है, वहाँ नहीं है। तो हम बीइंग ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट होता है और करिकुलम का पार्ट उसका होता है, तो उसको फर्स्ट एड पूरा बताते हैं कि आपको एंकल ट्विस्ट हो जाता है। जनरली बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनके साथ जो कॉमन इंजरीज होती हैं, स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। आम भाषा में हम जानते हैं पैर मुड़ गया, मोच आ गई। तो क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में मोच आ गई तो बैठ जाएगा, मगर जो खिलाड़ी है, जो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, वो बैठेगा नहीं, वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए वो अपना ट्रीटमेंट कर लेगा। फर्स्ट एड में हम पढ़ाते हैं उनको रेस्ट, आइस, एलिवेशन, कंप्रेशन,
जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम राइस बोल देते हैं। एवरी स्पोर्ट्समैन, ज़्यादातर हर कोई स्पोर्ट्समैन जानता होगा राइस क्या है। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर के लिए उसको सबसे पहले ड्रेसिंग करना ज़रूरी है कहीं, उसके बाद हम उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्समैन है, जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, उसको फिजिकल एजुकेशन की जानकारी नहीं है। और हमारे पास तो हॉस्पिटल है, हमारे पास तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो विद इन ए शॉर्ट टाइम हम उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। मगर फर्स्ट एड का बेसिक जो पर्पज़ होता है सिखाने का, वो ये होता है कि विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट 4 आवर्स, फिर 8 आवर्स, इस तरीके से विद इन 24 आवर्स हम अपना ट्रीटमेंट एटलीस्ट कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी हम ट्रीटमेंट ना करें तो एक स्पोर्ट्समैन का पूरा कैरियर खराब हो जाए। जी, मतलब बेसिक ट्रीटमेंट एक स्पोर्ट्समैन को आना ही चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। हर किसी स्पोर्ट्समैन को बेसिक ट्रीटमेंट आना चाहिए, जो फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा हमने रखा हुआ है और हम हर किसी बच्चे को वो सिखाते हैं। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट भी फिजिकल एजुकेशन होता है। जी बिल्कुल। जो फिजियोथेरेपी में 4 साल की डिग्री होती है, उसमें हम स्टडी ऑफ मूवमेंट और इंजरीज या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसी की सारी प्रोफेशनल स्टडी दी जाती है। तो उसी का ही बेसिक फिजिकल एजुकेशन कैरिकुलम में कुछ सब्जेक्ट्स डाले गए, तो जो बच्चा बेसिक्स फिजियोथेरेपी सेल्फ कर पाए या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इतना बेसिक उसको बताया जाता है। डॉक्टर साहब, आज की श्रृंखला में आपने फिजिकल एजुकेशन के बारे में बहुत सारी तमाम जानकारियाँ दी। आप हमारे स्टूडेंट्स को जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा संदेश यही है कि आज के माँ बाप ये मानने लगे हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। हम देखते हैं कि खेल कूद बच्चे की नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है। बाई बर्थ या जब वो इन्फेंसी एज में होता है तो खेल कूद में ही ज़्यादा करता है। और कई साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ के एनालिसिस करते हैं कि क्या हॉबी, क्या इंटरेस्ट उसके अंदर छुपा हुआ है। चूँकि हमारा भारत देश में काफ़ी ऐसी सोच और मान्यता हैं कि बच्चे के होने के बाद से ही सभी लोग अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर थोपने लगते हैं कि मेरा बेटा ये बने, जबकि ये भूल जाते हैं कि बच्चे की इच्छा क्या है। तो आज के पेरेंट्स ये समझने लग गए हैं कि बच्चों की रुचि के अनुसार ही हमें उन्हें शिक्षा करानी है। और खेल, शारीरिक शिक्षा का सीधा संबंध आज की डेट में बहुत अच्छे कैरियर के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी फील्ड में हम कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं तो सबसे प्रायर नीड होती है कि हम अपनी एक जो रिक्वायरमेंट मनी है, एक जीवन को चलाने के लिए इतना आवश्यक पैसा है, उतना हम सम्मान के साथ कमाएं। लेकिन उन्हें वो ख्याति, उन्हें वो प्रशंसा नहीं मिलती है जो एक खिलाड़ी को मिलती है। अगर आप खेल के क्षेत्र में किसी भी उत्कृष्ट कार्य संपन्न करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको समाज और राष्ट्र लेवल पर बहुत फेम मिलता है। ये फेम उनकी पहचान बनाता है और उनको एक सुकून देता है। तो कई ऐसे हमारे राष्ट्र के ओलंपियन हैं जिन्होंने हॉकी में रिप्रेजेंट किया, या वर्ल्ड चैंपियन हैं जैसे कपिल देव है, सुनील गावस्कर है। उनके अचीवमेंट को लाइफ लॉन्ग उनकी जनरेशन उसको फील करेगी। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो और प्रोफेशनल में नहीं मिलता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हर माँ बाप ये जज करें कि बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है। अगर खेल पोटेंशियल है तो ये उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है, न कि किसी चिंता की बात। और आज की परिस्थिति में खेलों में बहुत ही अवसर हैं, बच्चा हर किसी क्षेत्र में अपना कैरियर एस्टैब्लिश कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर राज, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारे स्टूडेंट्स को। डॉक्टर संदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। अभी जैसा डॉक्टर राज ने कहा कि आज के पेरेंट्स इन सब चीज़ों को जानने लगे हैं कि छात्र की रुचि कहाँ पर है। अब से बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी एक अपना संदेश दिया था कि रोजाना 1 घंटा भागवत गीता ना पढ़ने की बजाय 1 घंटा फुटबॉल खेला जाए। तो वो उस समय पे भी इस चीज़ के लिए एम्फेसिस करते थे कि खेलों का हमारे जीवन में क्या योगदान है। एक जो भी व्यक्ति खेल खेलेगा उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य से ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है और एक अच्छे समाज में ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एजुकेशन इंसिस्ट करता है मेक ए गुड हेल्थ। और कई ऐसे इतिहासकार या विशेषज्ञों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्लूटो की ये स्टेटमेंट है।
तो कोई भी हमें एक्टिवली कंट्रीब्यूशन देना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपकी बॉडी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ के लिए ऐसा भी नहीं है फिजिकल एजुकेशन से हम हेल्थ बना सकते हैं, आप किसी भी अन्य माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन मेरा सीधा आशय ये है कि वो पढ़ने का तरीका, वो काम करने का तरीका जिसमें फिजिकल एक्टिविटी उसका हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी। तो हेल्थ है, हिट है तो फिट है, स्लोगन आपने सुना होगा, स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वस्थ रहें मस्त रहें। तो ये काफ़ी सहायक होता है फिजिकल एजुकेशन एक चाइल्ड को एक होलसम डेवलपमेंट के लिए या पॉजिटिव हेल्थ को गेन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज फिजिकल एजुकेशन के बारे में तमाम जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद युक्ता, आपका भी। तो दर्शकों, आज आपने जाना फिजिकल एजुकेशन के विषय में और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की। यदि आपके मन में अभी भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन नंबर्स पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।